So what's up students, myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक की। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को, कमेंट करो जो भी आपका मन है यार, कमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही दो। एंड जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना। तो अब ये सब जो काम हो गया, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो टॉपिक सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सेकंड, इसकी बात करें तो इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है, जो भी राजनीति होती है, बहुत हद तक वो इससे रिलेटेड रहती है। थर्ड, अगर हम बात करें, हर एक इंडियन इस टॉपिक या फिर इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड अगर हम देखें तो कि हमारी इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग फोर्स है या जो भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका लगभग 55 to 60% अभी भी इसी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। तो कई लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता दूं, यहां पे आज हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 से लेकर 1990 तक क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाई गई, या क्या मेनली क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन 40 साल के बीच में। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में प्रॉपरली डिस्कस किया था कि जो कॉलोनियल रूल था हमारे इंडिया के अंदर, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल ही बैकवर्ड कर दिया था, स्टैग्नेंट कर दिया था एंड बहुत ही ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी हमारी हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाने की जिम्मेदारी हम इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद से हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट थे फॉरेनर्स के ऊपर। या फिर हम बात करें, हम वीट के लिए ज़्यादातर डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका अगर वीट देगा तभी हमें वीट खाने को मिलेगा। हमारे पास इतनी सेल्फ सफिशिएंसी थी ही नहीं कि हम लोग अपना खाना खुद उगा के खुद ही खा सके। एंड जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम था, उसमें 70 to 75% लोग हमारे इन्वॉल्व थे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही। तो इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा थी लोगों की, लेकिन उस हिसाब से अर्निंग्स या फिर उस हिसाब से इनकम जनरेशन हो ही नहीं पा रहा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि वो क्यों नहीं हो पा रहा था, क्या क्या रीजंस थे कि वो बहुत बैकवर्ड हो रखी थी, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, या फिर उसमें हम अर्निंग कर ही नहीं पा रहे थे। वो हमारी जो भी हमारी इंडिया की जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम रीजंस देखते हैं कि क्यों वैसा हुआ था। सबसे पहला रीजन है मेरा लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, एंड अब प्रोडक्टिविटी कम होने का सबसे मेन जो रीज़न था वो यही था कि नॉलेज नहीं थी लोगों के पास कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी जानी चाहिए, या फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्या एक्चुअली में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली बूस्टअप करने के लिए क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो उस टाइम पे हमारे फार्मर्स के पास थी नहीं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम हो गई थी। फिर सेकेंड हमारी प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पे कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर टास्क अगर एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसकी जगह पे हमने 5 लोगों को हायर कर रखा है उसी एक टास्क को करने के लिए, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें कि किसी भी एक इंडिविजुअल को जो एक्चुअल अमाउंट मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सबके बीच में। और हमने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अपना बहुत ज़्यादा देखा था 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर जो थर्ड रीज़न है वो है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी लोगों के पास, तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी हमारी वो रेनफॉल के ऊपर ही थी। अभी भी इंडियंस बहुत ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करते थे, या फार्मर्स रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे अपने इरिगेशन के प्रोसेस के लिए या वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। अभी भी इरिगेशन सिस्टम्स हर जगह तक नहीं पहुंचे थे। फिर फोर्थ प्रॉब्लम है सब्सटेंशियल फार्मिंग। अब सब्सटेंशियल फार्मिंग का मतलब मेन होता है कि फार्मिंग उस तरह से जो कि मैं अपने सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा हूं। अब जैसे आजकल के टाइम में कई लोगों का शौक होता है अपने घर में एक छोटा सा फार्म बनाना, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ये रियलिटी थी कि हर तरफ सिर्फ लोग सब्सटेंशियल फार्मिंग ही कर पा रहे थे। तो फार्मिंग को एज अ ऑक्यूपेशन या एज अ बिजनेस कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल या फिर बहुत इम्पॉसिबल टास्क सा हो गया था हम लोगों के लिए। फिर फिफ्थ है हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजीज भी यूज की जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड थी, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई नहीं थी पूरे इस सीन के अंदर, एंड हम लोग अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। चाहे हम बात करें
अपने हार्वेस्टर्स के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, या हम बात करें टेक्निक्स के लिए, या फिर हम बात करें इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, हम अभी भी पुरानी चीज़ों पे ही अटके हुए थे। और हमेशा हमारा ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता, कभी कभार हमें चीज़ों को लेके मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है अपने अंदर ही। तो वो भी, और वैसी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। अब जो सिक्स्थ एंड जो लास्ट मेरा रीज़न है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो भी टेनेंट्स और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, टेनेंट्स वो होते जो कि वहाँ पे काम करते हैं, एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स वो होते जिनका एक्चुअली लैंड होती है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहता था। अब जो टेनेंट्स है वो अपने एग्रीकल्चर के प्रोसेस को करने के लिए लैंडलॉर्ड से या मनी लेंडर से ज़्यादा पैसा लेते थे, और लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, उसी पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज कर देते थे, जिसकी वजह से वो टेनेंट जो है वो अपना पैसा पे नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। एंड अगर वो पैसा पे नहीं कर पाएगा तो फिर वो दोबारा उसको लोन लेना पड़ेगा, एंड दोबारा लोन लेने के बाद वो एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा। एंड डेट ट्रैप में फंसने का मतलब उस ट्रैप से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और कोई अगर चमत्कार हो तभी आप उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, वरना उस ट्रैप से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हमारे प्रॉब्लम्स तो थे ही थे, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम्स आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स को हटाना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हो गया। इसीलिए हमने अपने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे 1951 से लेकर 1956 तक के बीच में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। अब स्ट्रेस देने से हमने कुछ 2 पॉलिसीज हम चूज करके लाए थे। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद हमने 2 पॉलिसी सोची थी कि अब ये 2 पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए। अब ये 2 पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ लाने के लिए। तो सबसे पहली पॉलिसी थी मेरी लैंड रिफॉर्म्स, एंड दूसरी थी मेरी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम दोनों को ही प्रॉपरली स्टडी करेंगे, क्या इनके बीच में है, क्या इनके अंदर पार्ट्स थे, कैसे कैसे किया गया, हम वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेरा लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब होता है कि अगर मैं मोटा मोटी मतलब देखूं तो होता है कि ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स को चेंज करना, और या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना सबके बीच में, जिससे कि जो लैंड की जो प्रॉब्लम है हर एक फार्मर के लिए वो खत्म हो सके। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स किया गया। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर अंदर अलग अलग चीजें भी की गई, लेकिन लैंड रिफॉर्म करना कई सारी कंट्रीज, जैसे कि हमारा कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या फिर कोई डेवलपिंग कंट्री हो या फिर कोई डेवलप्ड कंट्री भी हो, उसने भी टाइम टू टाइम लैंड रिफॉर्म्स को यूज किया है अपने जो भी सब्सटेंशियल फार्मिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने टाइम टू टाइम लैंड रिफॉर्म्स को यूज किया ही किया है। एंड इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां पे अभी भी बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उसके लिए तो लैंड रिफॉर्म्स लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो इतना इंपॉर्टेंट था जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन होती है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंप्रूवमेंट करनी थी तो लैंड रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। तो अब कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए। एंड जो लैंड रिफॉर्म की जो हमारी पॉलिसी थी उससे हमने इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा तरह से प्रमोट किया। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमारा जो पहला काम आया था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको एबॉलिश करें या फिर उनको हटा दे, जो भी जमींदार थे उनको हटाए, एंड जो एक्चुअल टाइलर्स हैं जो एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे पूरे फार्मिंग के एग्रीकल्चर के काम को, उनको लैंड का ओनर बनाया जा सके। अब इस पूरे सेटअप के पीछे जो मेन आइडिया था वो यही था कि कैसे जो टाइलर्स है उनको बनाया जा सके ओनर, और डायरेक्टली जो इंसेंटिव्स है वो उनको ही मिले जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई जमींदार है उसको इंसेंटिव्स मिल जाए और मेहनत कोई और करे। तो ये इस चीज को इसीलिए सोचा गया था कि ये चीज करी जाए, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को करा जा सके। अब जैसे ही हमारा एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को परफॉर्म किया गया तो हमें ये दिखा कि लगभग 2 करोड़ या उससे ज्यादा हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। हमारे टेनेंट्स जितने भी हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट थे या फार्मर्स थे वो सारे हमारे कांटेक्ट में आ गए, या उसमें से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा लोग तो आ ही गए हमारे साथ कांटेक्ट में। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को? उनको ये बेनिफिट हुआ कि उनको सबसे पहले तो एक नंबर मिल गया। अब अगर आपको नंबर मिल जाता है तो आप नंबर के साथ उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फलाना लोगों के लिए इतना इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तब उनकी बेनिफिट या उनको डेवलपमेंट मिल सकती है। तो यहां से तो, और डायरेक्टली जो इंसेंटिव्स भेजने होते हैं मैं डायरेक्टली भेज सकता क्योंकि मेरे पास एक फिक्स नंबर दे रखा है। अब अगर कोई सोचे कि ये पॉलिसी बहुत ही रेनबोज एंड सनशाइन जैसे बहुत ही इजी थी और बहुत इजीली फुलफिल हो गई, तो मैं कहूंगा भैया तुम गलत हो। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें, अब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कि फुल्ली इक्विटी को परफॉर्म कर ही नहीं पाए हम लोग कभी भी।
इस पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले कि जितने भी पावरफुल जमींदार थे, जो भी अमीर जमींदार थे, क्योंकि मैक्सिमम जमींदार अमीर ही थे, जिनको लॉ के, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के जो लूप होल्स थे वो पता थे, उन्होंने उन लूप होल्स को यूज किया और जमीन अपने पास ही रख ली। इसमें बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि उन्होंने अपने ही रिलेटिव्स को रख लिया कि हाँ भैया ये मेरा टेनेंट है या फिर ये टाइलर है, और अपने रिलेटिव को रखते ही वो प्रॉपर्टी घर के अंदर ही रही और कहीं बाहर भी नहीं गई, और सरकार को भी देखा कि हाँ भाई काम दूसरा कर रहा है, तो वो यहां से बच गए। अब सेकेंड रीजन था कि कई बार जो जमींदार थे उन्होंने खुद को ही सेल्फ कल्टीवेटर बना दिया, जमींदारी वो हटा दिया और खुद को सेल्फ कल्टीवेटर प्रोक्लेम कर दिया उन लोगों ने। एंड थर्ड था कि चाहे जिनको लैंड मिल भी गई, अब वो इतने ही ज्यादा गरीब थे किसान कि उनको वो बेनिफिट यूज ही नहीं कर पाए अपने लैंड ओनरशिप मिलने का, उनको वो बेनिफिट समझ ही नहीं पाए कि कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा मेथड था ये प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। एंड जो सेकंड मेरा लैंड रिफॉर्म था वो था लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? लैंड सीलिंग का सिंपल मतलब अगर कहे तो कि एक फिक्सिंग या फिर एक कैप फिक्स कर देना कि इससे ज्यादा की आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड नहीं, मतलब इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड से ज्यादा आपके पास लैंड हो नहीं सकती। तो ये हमारा लैंड सीलिंग का सिंपल मतलब है। अब इस चीज को जो गवर्नमेंट लेके आई वो क्यों लेके आई? लैंड सीलिंग को लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इक्विटी को प्रमोट किया जा सके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब ये काम कैसे किया, ये पूरा ये सिस्टम था, ये काम कैसे किया? अब जितने भी लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, या फिर जो हमारा पहले स्टेप में एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज के बाद जितने के लोगों को लैंड मिली, उसकी उस एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर दी गई हमारी लैंड्स को लेके कि हर एक किसान के पास इतनी लैंड तो होगी ही होगी, मतलब इतनी लैंड हम देंगे हर एक किसान को। अब इससे क्या, इसके बाद फिर क्या हुआ कि जितनी भी लैंड उनको मिली उससे ज्यादा अगर किसी के पास भी लैंड थी तो डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, और जितनी भी हमारे लैंडलेस या फिर जो स्मॉल फार्मर्स थे उन लोगों को वो लैंड दे दी, जिससे कि वो लोग भी अपना कल्टीवेशन कर सके। एंड जो मेन पर्पस था मेरा लैंड सीलिंग करने का वो यही था कि जो ओनरशिप है हमारी लैंड की उसको फ्यू लोगों के हाथ से निकालकर उसको डाइल्यूट किया जा सके, उसको स्कैटर किया जा सके। ये हमारा बहुत बड़ा एक इसमें पर्पस था। लेकिन अगर हम कहें कि ये भी प्रॉपरली सेटिस्फाई हो गया, फिर ये भी फुलफिल हुआ था, तो ये भी नहीं हुआ था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, जितने पावरफुल जमींदार थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढे जिसकी वजह से उन्होंने लैंड को अपने पास ही रखा। अब कई सारे तरीके थे लूप होल्स निकालने के, जो हमने पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, कि उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को रख दिया, लैंड में रजिस्टर्ड करा दिया कि भैया लैंड इसके नाम पे है और यही यहाँ कल्टीवेट करेगा, तो एक फिक्स लैंड तो मिल गई उन लोगों को, और लैंड फैमिली के अंदर ही रही, कहीं बाहर भी नहीं गई। तो ये कई सारे लूप होल्स थे जो कि उन्होंने यूज किए। अब अगर हम कंक्लूजन्स देखें तो हमारा पूरा जो लैंड रिफॉर्म्स के जो मेथड्स थे वो कुछ स्टेट्स जैसे कि हमारे केरला या फिर वेस्ट बंगाल, वहां पे बहुत अच्छी तरह से उनको अप्लाई किया गया, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स थी हमारी कंट्री के अंदर, उन सब जगहों पे इसको प्रॉपरली अलाउ नहीं किया जा सका और प्रॉपरली ये हो ही नहीं पाया। हमारा जो मेन मोटिव था, मेन एम था इस लैंड रिफॉर्म को करने का, वो उतनी प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है, सेकंड जो पॉलिसी लाई गई थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, वो थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जो मेन आया था वो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था, या फिर हम बात करें 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था इंडिया में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के पीछे कुछ एक स्पेसिफिक रीजंस भी थे हमारे। सबसे पहला रीजन था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अब इंडिया बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी किसी भी फूड ग्रेन्स के लिए। सेकंड था कि जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजीज थी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, उसको मॉडर्नाइजेशन, उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। अब क्यों मॉडर्नाइजेशन लाना जरूरी था? क्योंकि हमारी कंट्री के जो 75% लोग हैं, सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 75% लोग अभी भी इन्वॉल्व थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और इतने ज्यादा लोग जब किसी एक सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब उस सेक्टर से अच्छी खासी डेवलपमेंट की बातें या डेवलपमेंट के काम आने चाहिए, या फिर इकोनॉमी को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा परसेंटेज उस जगह से आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसके पीछे रीजंस थे कि सबसे पहले तो जो भी फार्मर्स थे वो ज़्यादातर डिपेंडेंट थे हमारे रेन के ऊपर। अब रेन अगर आएगी तो वो लोग खेती कर पाएंगे, अगर नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे। तो इस डिपेंडेंसी को हमें कम करना था रेन के ऊपर। एंड सेकंड, अब क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, लैक ऑफ नॉलेज थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे थे,
तो उसकी वजह से रीज़न क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि सुप्रीम पे होनी चाहिए थी, वो गिर के बिल्कुल नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद वो स्टैग्नेंट हो गई। एंड इस स्टैग्नेशन को तोड़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस स्टैग्नेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है। हमें इंडियन इकोनॉमी को वापस से, या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें वापस से ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन के रास्ते को अपनाया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा जो मेन था वो ये था कि हाई यील्डिंग सीड्स या फिर HYV सीड्स को यूज किया गया प्रोडक्शन के मेथड को करने के लिए। अब हमारे HYV सीड्स क्या हैं? अब HYV सीड्स वो सीड्स हैं, या फिर वो एक नए कैटेगरी के सीड्स लाए गए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो कि आपकी प्रोडक्शन की या फिर आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई वो कर सकते थे इजीली। तो ये उनकी पावर थी, लेकिन उस पावर के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई। सबसे पहले कि जो हमारे हाई यील्डिंग सीड्स थे या फिर HYV जो सीड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी और बहुत ज़्यादा उसको अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए थी। तो वाटर सप्लाई आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। एंड सेकेंड था कि ये जो सीड्स थे हमारे, ये आपके नॉर्मल सीड से ज़्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम करते थे। अगर हम बात करें तो 4 से 10 गुना ज़्यादा फर्टिलाइजर ये कंज्यूम करते थे। अगर आपको इससे एकदम लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको इससे पूरा आउटपुट निकालना है, तो आपको 4 से 10 गुना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने ही पड़ेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हर एक इंडियन फार्मर के अगर उसको HYV सीड्स यूज करने थे तो 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी था। सबसे पहले हमारी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी या फिर अच्छा वाटर सप्लाई, एंड सेकंड अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को खरीद सके। तो ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी था किसी भी इंडियन फार्मर के लिए अगर उसको HYV सीड्स यूज करने थे। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे लाया गया, कैसे इसको कितने चरणों में इसको बांट के यूज किया गया? तो मेनली हमारे 2 फेजेस ही थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के। सबसे पहला फेज शुरू हुआ था मिड 60s में और वो मिड 70s तक चला था। मतलब 1965 से लेकर 1975 तक के बीच का टाइम था वो। एंड उस टाइम पे जो हमारे एफुलेंट स्टेट्स थे या फिर जो अमीर स्टेट्स थे एग्रीकल्चर को लेके, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इन सब स्टेट्स में जहाँ पे अच्छी खासी वाटर की फैसिलिटी थी एंड वहाँ पे फार्मर्स भी अमीर थे, तो पहले वहाँ पे HYV सीड्स को यूज़ किया गया। अब जब वहाँ से हमें अच्छी न्यूज़ मिली, हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ी, प्रोडक्शन का आउटपुट का अमाउंट बढ़ा, तो फिर हमारा शुरू हुआ फेज़ 2। अब फेज़ 2 को 1975 मतलब मिड 70s से मिड 80s तक के बीच में ही ख़त्म कर दिया गया। एंड उस टाइम पे पूरी इंडिया के अंदर HYV सीड्स का आपको यूज़ कंजम्पशन बढ़ गया। पूरे कंट्री में इसके कंजम्पशन को बढ़ा दिया गया, जिससे कि हर एक फार्मर की आउटपुट जो है या हर एक फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। अब जब हम कोई भी ऐसे नई पॉलिसी लाते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरे इफेक्ट्स होते हैं। हम दोनों ही देखते हैं। सबसे पहले तो हम अच्छे इफेक्ट्स देखते थे। पहले गुड न्यूज से ही शुरू करते कि क्या क्या अच्छे इफेक्ट्स थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। सबसे पहला हमारा इफेक्ट जो अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था हमारे इंडियन इकोनॉमी पे HYV सीड्स या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो ये था कि हमने मार्केटेबल सरप्लस को अचीव कर लिया। अब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि जब आप अपने सेल्फ कंजम्पशन का थोड़ा बहुत खाना निकालने के बाद भी आप जब बाकी का सारा सामान मार्केट में बेच सकते हो एक प्रॉफिट पे, तो उसे मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। मतलब आप सरप्लस पे आ गए हो मार्केट में चीजें बेचने के लिए। तो यहां से क्या हुआ कि जो फार्मर्स थी उनकी इनकम बढ़ी, फार्मर्स की इनकम बढ़ी। यहाँ पे फार्मर्स की जब इनकम बढ़ी तो उन्होंने और ज्यादा HYV सीड्स को यूज करना शुरू किया। जब और ज्यादा यूज किया, प्रोडक्शन हमारी बढ़ती रही, प्रोडक्शन बढ़ी, तो इवेंचुअली जो मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर हमें एक अपवर्ड स्पाइक दिखना शुरू हो गया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सेकंड जो अच्छा इफेक्ट था कि हमने बफर स्टॉक्स मेंटेन करना शुरू कर दिया। बफर स्टॉक्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाती है और हम उसको जब स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक से हम लोग ये हो गए कि हमारे पास अब कंजम्पशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट ऑफ खाना पड़ा हुआ है। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम अपने बफर स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं एंड वहां से हम खाने को कंज्यूम कर सकते हैं अपने फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी। एंड थर्ड जो मेरा पॉजिटिव इफेक्ट आया था कि जो लो इनकम क्लास था हमारी कंट्री का, उसको बेनिफिट मिले थे। अब क्योंकि जब मार्केट में आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, हमने एक जर्नल इकोनॉमिक्स है ये, कि अगर मार्केट में आपकी सप्लाई बढ़ती है किसी भी चीज की तो इवेंचुअली उस चीज की प्राइस कम होती है अगर डिमांड कांस्टेंट है। तो इस केस में डिमांड तो कांस्टेंट थी, हर कोई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को कंज्यूम कर ही रहा था, उसकी डिमांड कर ही रहा था। सप्लाई अगर बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने की वजह से जो लो इनकम ग्रुप्स थे हमारे, लो इनकम क्लास था हमारी इंडिया का,
उसके पास परचेजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब वो फूड ग्रेन्स के साथ साथ कुछ और भी खरीद सकता था, तो यहाँ पे एक बेनिफिट हमें एब्सोल्युटली मिला ही मिला। अब बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी थी जो एचवाईवी सीड्स या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हमारी आई। सबसे पहला था प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए, बहुत हायर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स बनने लगे। अब जहाँ हायर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स बनेंगे वहाँ पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उनको भी अपना खाना खाना है, तो वहाँ पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम हो गई। अब जो पहले खर्चा आपका जा रहा था फर्टिलाइजर्स में, इरिगेशन सिस्टम्स में, अब एक खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया पेस्टिसाइड्स के अंदर, आपको पेस्टिसाइड्स पे भी खर्चा करना पड़ गया। तो ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम आई थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर एचवाईवी सीड्स यूज करने के बाद। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम थी कि एक इनकम डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया हमारा, क्योंकि एचवाईवी सीड्स जो हैं वो सिर्फ जो एफिलेंट फार्मर्स थे या फिर जो अमीर फार्मर्स थे वही यूज कर पा रहे थे। जो गरीब फार्मर्स थे, जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उन लोगों के लिए एचवाईवी सीड्स यूज करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके बजट में नहीं हो पाता था कि वो इतनी महंगी सीड्स को यूज कर सके और उससे फिर कल्टीवेशन करे, फिर उसके ऊपर और भी खर्चा है। तो एक इनकम ग्रुप्स के बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया, ग्रुप्स बनने लग गए और डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन 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 अब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसे फेवरेबल स्टेप्स ले जिससे कि ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया जा सके। अब सबसे पहला जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स था वो ये था कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना। अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सब्सिडीज का मेन मेरा मतलब होता है कि जब जो एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है आपको गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी काम के लिए। पहले के टाइम पे जब सिलेंडर्स आते थे, जो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई जगह देखा होगा, जो सिलेंडर्स आते थे पहले वो अगर उनको याद हो कि वो सब्सिडी पे आपको मिलते थे, आपको पूरा पैसा नहीं देना होता था सिलेंडर्स के लिए। अब तो हर जगह गैस पाइपलाइंस, कई जगह गैस पाइपलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पे सिलेंडर्स को यूज किया जाता है। तो सिलेंडर्स आपको सब्सिडी के अमाउंट पे पैसे, आपको सब्सिडी पे आपको सिलेंडर मिलता था। तो सब्सिडी वही होती है, एक फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है हमको गवर्नमेंट के थ्रू। एंड जो सब्सिडी मिलने के बाद जो रिच फार्मर्स और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में जो गैप था वो धीरे 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 कम होने लगा। लेकिन अब जब कुछ अच्छी चीज होती है तो उसके फेवर में भी बात होती है, उसके अगेंस्ट में भी बात होती है। तो अब हम देखते हैं कि कई लोग जो थे वो सब्सिडीज के अगेंस्ट में भी थे, कई लोग थे जो सब्सिडीज के फेवर में, और एक आर्ग्यूमेंट सी छिड़ गई थी कि सब्सिडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि सब्सिडीज देने के बाद जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ रही थी, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी, एंड मतलब ओवरऑल कंडीशन बढ़ रही थी, और ओवरऑल देखे तो इकोनॉमी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल आ गया था कि उनको सब्सिडीज तो देनी ही थी। तो हम देखते पहले जो फेवर में बात करते थे हम उनके आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए स्मॉल फार्मर्स को, क्योंकि उन स्मॉल फार्मर्स की इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या फिर इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ही नहीं, या इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास है ही नहीं कि वो हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स को यूज कर सके या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर सेकंड था कि जो सब्सिडीज है गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग जो एक रिस्की बिजनेस है, अगर यहाँ पे आपका सही काम सही टाइम पे हो तो फायदा है, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस था किसी भी जॉनर में करने के लिए। एंड जो थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन फेवर ऑफ सब्सिडीज वो है कि अगर सब्सिडीज को बंद कर दिया जाए तो इससे जो इनइक्वालिटी है हमारी इनकम के अंदर बिटवीन रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स वो बढ़ती रहेगी। एंड जो हमारा गोल होता है हर 5 ईयर प्लान का, एक इक्विटी नाम का हमारा एक गोल होता है, वो उसको वॉयलेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था, सब्सिडीज़ को रखना ज़रूरी था हम लोगों के लिए, मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी ही थी, ये कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था। अब कई सारे हमारे इकोनॉमिस्ट थे जो कि सब्सिडीज़ के इस पूरे प्रोसेस के अगेंस्ट थे। अब उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि सब्सिडीज जो देने का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो एचवाईवी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए किया गया था। अब जब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, वाइडली अवेलेबल है, तो अब के टाइम में सब्सिडीज देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि पर्पज ही नहीं रहा मेरा सब्सिडीज देने का। एंड सेकेंड जो वो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये है कि अगर हम सब्सिडीज देंगे, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो वो एक्चुअली में जिसको मिलनी चाहिए, जो स्मॉल फार्मर्स है या फिर जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स है, उनको तो मिलती ही नहीं, उनको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन जो वो बेनिफिट सारा का सारा चला जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या फिर वो प्रॉस्परस फार्मर्स को मिलता है उसका बेनिफिट, उसके अलावा और किसी को भी वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसीलिए सब्सिडीज को कंटिन्यू करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कई इकोनॉमिस्ट को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं दिखती।
अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए, आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि क्या सब्सिडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है। कुछ पॉइंट में सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट में सब्सिडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या सब्सिडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक आज का क्वेश्चन है। अब हम एक क्रिटिकल अप्रेजल देखते हैं पूरे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कि जो जो पॉलिसीज हम लोग लेके आए या फिर जिन पॉलिसीज के बारे में हमने डिस्कस किया उसके रिजल्ट्स क्या हैं। सबसे पहला था कि जो भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स थे या फिर जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा सेटअप था, पूरा सिस्टम था, उसको लाने की वजह से सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ी फार्मर्स की, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई, मॉडर्न फार्मिंग आ गई, इरिगेशन सिस्टम्स और बेटर होने लगे, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी एंड प्रोडक्शन भी बढ़ गई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद जो काम हुआ वो ये हुआ कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेल्फ सफिशिएंट ना होने की, वो पूरी हो गई। अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इंडिया के पास इतना खाना था कि वो अपने लोगों को खिला सके, उसके ऊपर भी वो बाहर बेच भी सके, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी की बढ़ चुकी थी। एंड एक और फायदा हमारा ये हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स को यूज करने के बाद जो हमारी जमींदारी सिस्टम थी उसको हमने एबॉलिश कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। फिर हमने देखा कि अब प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो साल दर साल कम होता जा रहा था। अब इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ रही थी। होना उल्टा चाहिए था, जीडीपी में इंक्रीज होना चाहिए था एग्रीकल्चर सेक्टर के अपने पार्ट का, एंड डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पॉपुलेशन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा था, जो कि बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। एंड हमने ये देखा कि 1990 के बाद भी अराउंड 65% लोग अभी भी अब तो और कम हो गया है, लेकिन 1990 के बाद 65% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। और 65% लोग बहुत ज्यादा होता है किसी एक सेक्टर में। एक सेक्टर इतने ज्यादा लोगों को नहीं संभाल सकता, और इंडिया की उस टाइम पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, लगभग 100 करोड़ हम क्रॉस कर चुके थे 1990s के अंदर। मतलब 65 करोड़ लोग सिर्फ एक सेक्टर के अंदर है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, अगर उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना होता पॉपुलेशन को खिलाने का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वुड इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ था, जो प्लान्स थे, जो पॉलिसीज थी वो इतनी बेटर थी। अगर उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पाता, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाता, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आज के टाइम में भी इंडिया के जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, जीडीपी का बहुत कम कंट्रीब्यूटर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड क्योंकि इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, लगभग 65% हमने सुना है। आज के टाइम में भी 55 to 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आते हैं, वो बाहर किसी दूसरे सेक्टर में नहीं है। एंड जो हमारे दूसरे सेक्टर्स भी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलो या हमारे सर्विस सेक्टर बोलो, उनके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को अपने साथ झेल सके, तो वो भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे अपने अंडर, या लोग शिफ्ट नहीं कर रहे थे उस सेक्टर के अंदर, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा लोगों को संभाला ही नहीं जा सकता था। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के पास ही थे सारे, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो डाउन ही गिरता जा रहा था। तो आज के जो चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, वो उसमें सबसे पहला हमने मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्रॉपरली खत्म किया। यहाँ पे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, कैसे उसके पास्ट कैसा था, फिर 1950 से 1990 तक में क्या हुआ, कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज लाई गई। एक पॉलिसी लाई गई आपकी लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स में दो अलग पॉलिसीज थी, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग। फिर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जो सेकंड पॉलिसी थी हमारी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने क्या क्या किया, हमने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज किया, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज। फिर हमने एक डिबेट देखी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर की सब्सिडीज को लेके, उस प्रॉब्लम को ग्रीन रेवोल्यूशन में जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सब्सिडीज के वेपन को यूज किया। अब उसको लेके भी हमने आर्ग्यूमेंट देखा कि कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ इकोनॉमिस्ट उसके फेवर में बात करते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट उसके अगेंस्ट में बात करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही बातें होती है। एंड लास्ट में हमने देखा कि जो भी हमने पॉलिसीज यूज की, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देखा कि क्या क्या हमारा हुआ, क्या क्या रिपरकर्शन या क्या क्या रिजल्ट्स दिखे हमें फ्यूचर में 1990 के बाद आके। एंड यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलप, इंडियन इकोनॉमी टू 1950 to 1990,
उसका पार्ट 2 खत्म होता है एंड पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को और आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है पार्ट 3 में हम चैप्टर कंप्लीट भी कर दें। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले या जाते जाते यार, जो यहाँ तक जिसने वीडियो देख ली है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो। फिर जितने लोग भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आई रिक्वेस्ट। एंड एक और रिक्वेस्ट है कि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। एंड वीडियो खत्म करने से पहले अपना सेम वही रिचुअल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड स्टे एट होम। और ये ध्यान रखो अपना, क्योंकि टफ टाइम्स चल रहे हैं एंड इस टफ टाइम्स में हमें एक दूसरे का ध्यान, हमें अपने खुद का ध्यान और हमें अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना पड़ेगा। एंड ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। And always remember, guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching, guys. Goodbye.